नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 1 में देवनागरी लिपि की विशेषताएं और मानकीकरण के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। ध्वनि संकेतों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। कामता प्रसाद के अनुसार लिखित भाषा में ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखा जाता है वे वर्ण कहलाते हैं तथा वर्णों की बनावट को ही लिपि कहते हैं। सबसे पहले चित्रलिपि थी, उसके बाद प्रतीक लिपि आई, फिर भाव लिपि, फिर ध्वनि लिपि आई। ध्वनि लिपि के दो भाग हो गए, अक्षरात्मक लिपि और वर्णात्मक लिपि। अक्षरात्मक लिपि में भारत की सभी लिपियां इसी लिपि में हैं और वर्णात्मक लिपि में रोमन की लिपियां हैं। अक्षरात्मक लिपि वे वर्ण जो केवल एक चिन्ह नहीं होकर व्यंजन और स्वर के योग से बने हैं, जैसे क बराबर क प्लस अ, प बराबर प प्लस अ और म बराबर म प्लस अ। वर्णात्मक लिपि यूरोप की रोमन लिपियां वर्णात्मक हैं। प्राचीन भारत की प्रमुख 3 लिपियां मिलती है, सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि 500 ईसा पूर्व माना जाता है। ये बौद्ध काल में था। ब्राह्मी लिपि 2 भागों में बट गई, उत्तरी ब्राह्मी लिपि और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। उत्तरी ब्राह्मी लिपि का विकास गुप्त लिपि 4वीं या 5वीं शताब्दी में हुआ। गुप्त लिपि का विकास सिद्ध मातृका लिपि में 6ठी शताब्दी में हुआ और सिद्ध मातृका लिपि का विकास कुटिल लिपि में 7वीं शताब्दी में हुआ। कुटिल लिपि से 2 लिपियां निकली, नागरी लिपि 9वीं शताब्दी में और शारदा लिपि 10वीं शताब्दी में। नागरी लिपि 9वीं शताब्दी में आगे चलकर 2 भागों में बट गई, उत्तरी नागरी और पश्चिमी नागरी। पश्चिमी लिपि 11वीं-12वीं शताब्दी में बट गई। ब्राह्मी लिपि के उत्तरी धारा से देवनागरी लिपि का जन्म हुआ। देवनागरी लिपि का नामकरण नागरी लिपि, ये दोनों नाम हैं। देवनागरी लिपि का प्रयोग नगरों में किया जाता था, अतः यह देवनागरी लिपि या नागरी लिपि कहलाई। गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसका नाम देवनागरी लिपि पड़ा। प्राचीन काल में काशी को देवनगर कहा जाता था। वहाँ की लिपि होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को नागर एवं वहाँ के राजा को देव कहा जाता था। उन्हीं के नाम पर इस लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। बौद्ध ग्रंथ महायानी शाखा में ललित विस्तार, बौद्ध ग्रंथ का जो ललित विस्तार है उसमें देव एवं नाग 2 लिपियों का उल्लेख मिलता है। उनका मिला जुला रूप होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। यह सर्वमान्य मत है। आर श्याम शास्त्री की मान्यता के अनुसार देवताओं की प्रतिमा में बने चिन्हों के समान वर्णों वाली होने के कारण इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग में स्थापत्य कला नागर शैली में अधिक प्रयुक्त होने के कारण यह नागरी कहलाई। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार इस लिपि को देवभाषा संस्कृत लिखने के लिए प्रयोग किया गया, इसीलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं। देवनागरी लिपि में वर्णमाला का वर्गीकरण या विभाजन वैज्ञानिक रूप से हुआ है। इस दृष्टि से यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ लिपि है। ध्वनि तथा वर्ण में सामंजस्य है। देवनागरी लिपि में जो बोला जाता है वह वैसे ही लिखा जाता है। एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत चिन्ह हैं। लिखी जाने वाली सभी ध्वनियों का उच्चारण होता है। देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जबकि रोमन लिपि में क ध्वनि के लिए सी, के और क्यू तीनों का प्रयोग किया जाता है। संसार की कोई भी भाषा थोड़े बहुत अंतर के साथ नागरी लिपि के माध्यम से लिखी जा सकती है।
इसमें संयुक्त व्यंजन लिखने की पद्धति सरल है। यह लिपि कम स्थान घेरती है। जैसे देवनागरी लिपि में महेश्वर की जगह अंग्रेजी का महेश्वरा अधिक स्थान घेरता है। इस लिपि में ध्वनियों एवं वर्णों का वैज्ञानिक विभाजन है। देवनागरी लिपि के दोष। वैज्ञानिक लिपि वर्णात्मक होनी चाहिए, अक्षरिक नहीं, जबकि देवनागरी अक्षरिक लिपि है। एक ध्वनि के लिए केवल एक लिपि चिह्न होना चाहिए। हिंदी भाषा की दृष्टि से एक ही ध्वनि के लिए नागरी में री, री तथा तलाबिशा, मूर्धनिशा, दंतिशा आदि हैं। इसमें 3 स हैं और 2 री हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ लिपि चिह्न वैज्ञानिक दृष्टि से अनावश्यक है। ये संयुक्त व्यंजन हैं। व्यवहार में अधिकतर अक्षर ही चल रहा है। कुछ अक्षरों के 2 रूप प्रचलित हैं, ल और इस तरह से ल। नागरी में वर्णों की संख्या अधिक है, इसीलिए लिखने, टंकन करने, मुद्रण आदि में कठिनाई होती है। देवनागरी लिपि में सुधार और मानकीकरण। देवनागरी लिपि में सुधार के प्रयास को 3 भागों में बांटा जा सकता है: व्यक्तिगत प्रयास, संस्थागत प्रयास और प्रशासनिक। व्यक्तिगत सुधार के प्रयास। देवनागरी लिपि में सुधार का सबसे पहले प्रयास महादेव गोविंद रानडे द्वारा किया गया। इन्होंने वर्णों की बनावट में एकरूपता का सुझाव दिया। 1926 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने 190 टाइपों के तिलक फॉन्ट का आविष्कार किया। वीर सावरकर बंधुओं ने नागरी लिपि को सरल बनाने के लिए अ के आधार पर सभी स्वरों को लिखने का सुझाव दिया, जैसे अ, आ। महात्मा गांधी ने हरिजन पत्र में इसका प्रयोग किया है। काका कालेलकर ने भी इसका समर्थन किया है। काका कालेलकर समिति का गठन 1935 ईस्वी में हुआ। इस समिति द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए: लिखने में शिरोरेखा का प्रयोग आवश्यक नहीं है। प्रत्येक वर्ण ध्वनि के उच्चारण क्रम में लिखा जाए। अ की 12 खड़ी का प्रयोग किया जाए। पूर्ण अनुस्वार के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाए तथा नासिक अनुनासिक के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग होना चाहिए। अंकों का स्वरूप भारतीय हिंदी वाला होना चाहिए। संस्थागत सुधार के प्रयास। महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे तिलक फॉन्ट पर चर्चा। महाराष्ट्र प्रचार समिति वर्धा अ की 12 खड़ी पर चर्चा। नागरी प्रचारणी सभा काशी वर्णमाला के वर्णों की संख्या पर विचार। साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा वर्णों की एकरूपता पर विचार। प्रशासनिक सुधार के प्रयास। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 ईस्वी में नरेंद्र देव समिति का गठन हुआ। इस समिति की कुल 9 बैठकें हुई थी। 25 मई 1949 ईस्वी को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। नरेंद्र देव समिति के रिपोर्ट के पश्चात 28-29 नवंबर को 1953 ईस्वी को लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन हुआ। इसमें राज्यों के मंत्रियों और विद्वानों को आमंत्रित किया गया। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा की गई। इस समिति के द्वारा अ की 12 खड़ी को भ्रामक माना गया है। अंतिम सर्वमान्य प्रयास। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1959 ईस्वी में निम्नलिखित सुझाव दिए गए जो सर्वमान्य है। व्यंजनों में ड, ढ एवं ल को स्वीकार कर लिया गया। क, फ, र को छोड़कर शेष वर्ण स्वर रहित होने पर हलंत लिखे जाएंगे। जो वर्ण 2 तरह से लिखे जा रहे थे उनका यह दूसरा रूप माना गया। कीजिए, गए, चाहिए। जिसके अंत में यह अक्षर आ रहा है इसे अशुद्ध माना गया है। कीजिए, गए, चाहिए। जिसके अंत में ए स्वर आ रहा है इसे शुद्ध माना गया है। विद्वान, भगवान, तड़ित, विद्युत। जिसके अंत में
हलंत आ रहा है, इसे सही नहीं माना गया है। विद्वान, भगवान, तरित, विद्युत, जिसके अंत में हलंत नहीं आ रहा है, इसे सही माना गया है। पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई का प्रयोग होना चाहिए। पंचमाक्षर के लिए अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए एवं अनुनासिक के लिए चंद्र बिंदु के प्रयोग की मान्यता दी गई है। हलंत वर्णों का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। जय हिंद। आप सबने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।